क्या हो अगर जमीन खोदते वक्त आपको हजारों साल पुरानी ऐसी लाशें मिलें जिनकी चमड़ी और मांस आज भी बिल्कुल ताजा हो, और ऐसी खौफनाक हड्डियां जो इस दुनिया के किसी जानवर की हो ही नहीं। चीन में कई सालों से खुदाई के दौरान यही खौफनाक खेल चल रहा था। 1978 में इन्हीं रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रोफेसर यांग ने कुनलुन की खौफनाक और बर्फीली पहाड़ियों के बीच पोस्ट 749 नाम की एक स्पेशल टीम बनाई। साल 1979 आ चुका था। हुबई उन सैनिकों में से एक था जो इस खुदाई में दिन रात पसीना बहा रहे थे। काम इतना थका देने वाला था कि वह कई बार काम करते करते बेहोश होकर गिर पड़ता था, लेकिन प्रोफेसर की बेटी यांग पिंग हमेशा उसे संभालती और उसकी हिम्मत बढ़ाती थी। हुबई को लगता था कि वह यांग पिंग को कई जन्मों से जानता है। उन दोनों का यह गहरा रिश्ता देखकर हुबई का दोस्त कांग सुन जलन की आग में जलता रहता था। एक दिन जब यह टीम एक अनजान और खूंखार जानवर की बहुत बड़ी खोपड़ी जमीन से बाहर निकालती है तो गुफा अचानक हिलने लगती है। एक भयानक धमाका होता है जिससे उनका पूरा कैंप तबाह हो जाता है। ऑफिसर हान के ऑर्डर पर सारे सैनिक अपने हथियार तानकर लड़ने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं, लेकिन धुएं के बीच से सिर्फ प्रोफेसर यांग और कुछ मजदूर ही जिंदा बाहर आते हैं। इस तबाही से एक फायदा भी हुआ। पहाड़ के अंदर एक नया और रहस्यमयी रास्ता खुल गया था। इस रास्ते का सच जानने के लिए प्रोफेसर यांग के साथ एक स्पेशल टीम भेजने का फैसला किया जाता है। यांग पिंग अपने पिता की मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। यह देखकर हुबई भी साथ जाने की जिद करता है और उसे देखकर जलन में अंधा कांग सुन भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। ये टीम गुफा के अंदर जाती है और उस अनजान रास्ते पर आगे बढ़ती है। वे एक बहुत बड़ी और गहरी खाई के पास पहुंचते हैं और नीचे उतरना शुरू करते हैं। नीचे जाते वक्त उन्हें अपने चारों तरफ तितली जैसे अजीब और चमकते हुए जीव उड़ते दिखाई देते हैं। वे एक बर्फीले प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं जहां एक और गहरी खाई उनका इंतजार कर रही थी। वे उसमें भी नीचे उतरते हैं और एक ऐसी गुफा में पहुंचते हैं जो अजीबोगरीब फॉसिल से खचाखच भरी हुई थी। कुछ देर वहां भटकने के बाद उन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता मिलता है जो उन्हें पहाड़ की दूसरी तरफ ले जाता है। वहां प्रोफेसर यांग हुबई को एक राज बताता है। वह कहता है कि पुरानी कहानियों के अनुसार इसी इलाके में किसी पुराने और रहस्यमयी साम्राज्य का दरवाजा मौजूद है जो एक बिल्कुल अलग दुनिया में जाता है। तभी बाकी सैनिक उन्हें बर्फ पर छपे एक बहुत ही विशालकाय पंजे के निशान दिखाते हैं। जब ऑफिसर हान और बाकी टीम पहाड़ के एंट्री गेट पर लोहे का दरवाजा लगा रहे थे, तब प्रोफेसर यांग और उसके आदमी उस रहस्यमयी जानवर को ढूंढने के लिए उन पंजों के निशानों के पीछे निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उनका सामना सबसे पहले उन उड़ने वाले छोटे जीवों से होता है जो उन्हें गुफा में चमकते हुए दिखे थे। जब वे उन्हें पास से देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वे कोई तितली नहीं बल्कि बेहद अजीब और खौफनाक चमगादड़ थे। जब तक वे कपड़ों पर बैठते तब तक कोई खतरा नहीं था, लेकिन एक सैनिक गलती से एक चमगादड़ को अपने नंगे हाथ से पकड़ लेता है। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होती है। पलक झपकते ही उस सैनिक के शरीर में नीले रंग की भयानक आग भड़क उठती है और चंद सेकंड में ही वह इंसान जलकर सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा बन जाता है। देखते ही देखते पूरी टीम मौत के उन चमगादड़ों से घिर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए सैनिक उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं, पर फिर भी उनके कई साथी उस खौफनाक नीली आग में झलकर राख हो जाते हैं। गोलियों की इस भयानक आवाज से वह विशाल जानवर तो घबराकर भाग जाता है, लेकिन उसके भारी शरीर के मुड़ने से उस पहाड़ पर एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आ जाता है। मौत से बचने के लिए पूरी टीम पहाड़ से नीचे की तरफ भागती है, लेकिन बर्फ का वह सैलाब कई सैनिकों को अपने अंदर दफना देता है। भागते भागते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सामने मौत मुंह बाएं खड़ी थी, एक बहुत बड़ी और गहरी खाई। अब उनके पास नीचे कूदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। छलांग लगाने से ठीक पहले प्रोफेसर यांग अपनी बेटी और हुबई को एक ही रस्सी से बांध देता है। वे दोनों नीचे गिरते हैं और उनकी रस्सी बर्फ के एक नुकीले टुकड़े में जाकर फंस जाती है। कुछ देर हवा में लटकने के बाद बर्फ की तेज रगड़ से रस्सी टूट जाती है और वे दोनों उस अंधेरी खाई के पाताल में जा गिरते हैं। महीनों बाद जब हुबई ट्रेन में सो रहा होता है तब भी वह यही सोचकर हैरान होता है कि उस भयानक खाई में गिरने के बाद वह जिंदा कैसे बच गया, जबकि उसके कई साथी बर्फ की नुकीली चट्टानों से कटकर मारे गए थे। जब खाई के अंधेरे में हुबई की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि मौत के उस खेल में सिर्फ 4 इंसान जिंदा बचे हैं। हुबई, प्रोफेसर यांग पिंग और कांग सुन। गिरे हुए सामान में से काम की चीजें उठाने के बाद ये छोटी सी टीम मशालें जलाकर उस खौफनाक अंधेरे में आगे बढ़ती है। चलते चलते वे एक बहुत बड़ी गुफा में पहुंचते हैं। वहां बीचों बीच एक बहुत ऊंचा टावर खड़ा था और उसके चारों तरफ पुराने खंडहर बिखरे थे। प्रोफेसर यांग की आंखें चमक उठती हैं। वह इसे कुनलुन का पवित्र महल कहता है। कहानियों के मुताबिक उस टावर में 9 मंजिलें थीं, जहां सदियों पुराने खूंखार राक्षसों और शैतानों को कैद किया गया था। प्रोफेसर यांग अपनी पूरी जिंदगी
जिंदगी इसी टावर को खोज रहा था। वह एक पुरानी वेदी के पास घुटनों के बल बैठता है और वहां एक मोमबत्ती जलाता है। जैसे ही आग जलती है, एक अजीब और लंबी ज्वाला उठती है। इस रोशनी को देखकर वहां हजारों चमगादड़ इकट्ठा हो जाते हैं और वह पूरा टावर एक खौफनाक लाल रोशनी से नहा उठता है। प्रोफेसर यांग को पूरा यकीन था कि सिर्फ हुबई और उसकी बेटी ही उस शैतानी टावर का दरवाजा खोल सकते हैं, और जब वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं तो प्रोफेसर का यकीन सच हो जाता है। वह भारी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और एक अजीब सी रोशनी से चमकने लगता है। टावर के ऊपर से एक तेज रोशनी आसमान की तरफ जाती है, जो न जाने कितनी आत्माओं को अपनी तरफ बुलाने लगती है। लेकिन मौत का यह खेल अचानक तब रुक जाता है जब कांग सुन आगे बढ़कर उस मोमबत्ती को बुझा देता है। उसे शैतानों का यह दरवाजा खोलने का प्रोफेसर का पागलपन बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। गुफा अब तेजी से ढहने लगी थी। गिरती हुई भारी चट्टानों और पीछे आ रहे मौत के चमगादड़ों से बचने के लिए वे लोग पागलों की तरह भागते हैं। कांग सुन अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है। वह उन नीली आग वाले चमगादड़ों के बीच कूद जाता है। मरते वक्त उसके शरीर में एक भारी धमाका होता है, जिससे वह अपने साथ बहुत सारे चमगादड़ों को भी मार गिराता है। फिर भी कई चमगादड़ बच निकलते हैं और बचे हुए तीनों इंसानों के पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते उन्हें बाहर जाने का एक रास्ता मिलता है, जो उन्हें एक विशाल झरने के पीछे मौजूद एक ऊंची चट्टान पर ले जाता है। लेकिन मौत उनका पीछा नहीं छोड़ती और चमगादड़ वहां भी आ जाते हैं। जब हुबई मशाल से उन्हें भगाने की कोशिश करता है तो एक चमगादड़ उसे काट लेता है। पलक झपकते ही उसके कंधे पर वह खौफनाक नीली आग भड़क उठती है। आग बुझाने के लिए यांग पिंग तुरंत उसे चट्टान से धक्का देकर नीचे पानी में गिरा देती है और फिर वह और प्रोफेसर भी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। पानी के अंदर हुबई और यांग पिंग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा और खूंखार मॉन्स्टर वहां आता है और उन्हें अलग कर देता है। वह मॉन्स्टर यांग पिंग को अपने खौफनाक जबड़े में दबाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। यांग पिंग को खोने के बाद हुबई पूरी तरह टूट जाता है। वह तैर कर बाहर आता है और उस जमा देने वाली ठंड में किसी तरह अपने बेस कैंप पहुंचता है। वहां ऑफिसर हान उसे एक बुरी खबर देता है। वे बताते हैं कि उन्हें टीम के सभी लोगों की लाशें मिल चुकी हैं, सिवाय यांग पिंग और प्रोफेसर के। इसका मतलब था कि उस खौफनाक सफर से जिंदा लौटने वाला हुबई इकलौता इंसान था। हिम्मत हारकर हुबई अपने घर लौटने का फैसला करता है। ट्रेन के सफर में उसे बार बार अपना मरा हुआ दोस्त कांग सुन अपने पास बैठा नजर आता है। जब उसका यह वहम टूटता है तो वह दुख से भर जाता है। हुबई एक छोटे स्टेशन पर उतरता है जहां उसका नया बॉस मिस्टर वांग उसे लेने आता है। हुबई अब मिस्टर वांग की लाइब्रेरी में काम कर रहा था। एक दिन मिस्टर वांग उसे खाना खिलाने एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहां हुबई अपने बचपन के दोस्त वांग कैक्सुआन को काम करते देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। हुबई को शक होता है कि मिस्टर वांग का उसे इस रेस्टोरेंट में लाना कोई इत्तेफाक नहीं था। लाइब्रेरी में काम करते हुए हुबई के हाथ प्रोफेसर यांग की रिसर्च की एक पुरानी किताब लगती है। उस किताब में उसी खौफनाक टावर की तस्वीर बनी थी। यह देखते ही हुबई का दिमाग घूम जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उस शैतानी टावर का दरवाजा खोलना ही प्रोफेसर का इकलौता मकसद था, और प्रोफेसर को हमेशा से मालूम था कि यह काम सिर्फ हुबई और यांग पिंग ही कर सकते हैं। इसी बीच पोस्ट 749 पर खोजकर्ताओं के हाथ बर्फ के नीचे दबा एक ताबूत लगता है, जिसके अंदर एक जिंदा औरत मौजूद थी। वह हुबहू यांग पिंग जैसी दिख रही थी, लेकिन अपना नाम शर्ली बता रही थी। उसके पास कुछ अजीब और रहस्यमयी शक्तियां थीं, जिन पर उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसे यांग पिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं था। खतरे को देखते हुए वे लोग उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और उस पर कड़ी नजर रखते हैं। उधर हुबई लाइब्रेरी में प्रोफेसर यांग की लिखी और भी किताबें ढूंढ निकालता है। अपने दोस्त वांग कैक्सुआन की मदद से वह उन पुरानी कहानियों में पूरी तरह डूब जाता है और महीनों तक उन्हें पढ़ता रहता है। उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है कि शैतानों की दुनिया में एक इंसानों जैसी प्रजाति रहा करती थी, जो सैटर्न यानी शनि ग्रह से आई थी। वे शैतानों और इंसानों दोनों के वारिस थे और वह खौफनाक टावर उन्हीं की छोड़ी हुई निशानी थी। करीब 10,000 साल पहले वह प्रजाति इस दुनिया से खत्म हो गई थी, क्योंकि इंसानों ने खुद को शैतानों के कंट्रोल से आजाद कर लिया था। लेकिन हुबई का दिमाग अभी भी कुछ सवालों में उलझा था। आखिर वो और यांग पिंग ही उस टावर को क्यों खोल सकते थे? प्रोफेसर का उसे खोलने के पीछे असली मकसद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, ये किताबें चुपके से उस तक कौन पहुंचा रहा था? वक्त बीतता है और 3 साल बाद 1985 में ऑफिसर हान को एक ऐसी खबर मिलती है जिससे वह पूरी तरह शॉक रह जाता है। उसकी टीम ने प्रोफेसर यांग को पहाड़ियों की एक गुफा में जिंदा खोज निकाला था। इसी बीच पश्चिमी चीन के ऑयल सिटी
सिटी शहर पर अचानक उन विशाल और खूंखार मॉन्स्टर जानवरों का एक बहुत बड़ा हमला हो जाता है। वे जानवर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देते हैं और उनके पीछे सिर्फ लाशें और इमारतों के खंडहर बचते हैं। प्रोफेसर यांग ऑफिसर हान को बताता है कि यह भयानक तबाही उसी टावर का दरवाजा खोलने का नतीजा है। वह सच का पता लगाने के लिए खुद उस इलाके की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ इन अजीब घटनाओं का असर हुबई पर भी होता है। उसके कंधे का वो पुराना जख्म फिर से ताजा हो जाता है और उसे भयानक दर्द देने लगता है। जब वह इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो उसका नाम मिलिट्री के सिस्टम में दर्ज हो जाता है। इस तरह ऑफिसर हान को आखिरकार उसकी सही लोकेशन मिल जाती है। एक दोपहर हुबई की पीठ का दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अचानक उसके शरीर से वही खौफनाक नीली आग बाहर निकलने लगती है। हुबई के अंदर सोई हुई रहस्यमयी शक्तियां अब जाग चुकी थी। उसकी ताकत से लाइब्रेरी का सारा फर्नीचर अपने आप हवा में तैरने लगता है। तभी मिस्टर वांग वहाँ आ जाते हैं। ये सब देखकर वे जरा भी शॉक नहीं होते, बल्कि बहुत आराम से हुबई को समझाते हैं, उस चमगादड़ के हमले ने तुम्हारे खून में एक शैतानी ताकत मिला दी है। ये तुम्हें शक्तियां तो दे रहा है, लेकिन यही ताकत तुम्हें धीरे धीरे नर्क की तरफ भी खींच रही है। हुबई हैरान था कि मिस्टर वांग को ये सब कैसे मालूम है। तभी मिस्टर वांग अपनी रहस्यमयी शक्तियों का जादू दिखाते हैं और देखते ही देखते उस पूरी लाइब्रेरी को एक बहुत पुरानी टूम में बदल देते हैं। वह हुबई के सामने रिवील करते हैं कि वे कोई आम इंसान नहीं, बल्कि सॉलिन साम्राज्य के प्रिंस यी के वफादार रक्षक हैं। उसी जगह पर अचानक कई रक्षक आत्माएं प्रकट होती हैं, जिनमें हुबई के मरे हुए दोस्त कांग सुन की आत्मा भी खड़ी थी। मिस्टर वांग एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। वे बताते हैं कि प्रिंस यी असल में हुबई के ही पूर्वज थे। सालों पहले जब एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली शैतानी प्रजाति ने धरती पर कब्जा कर लिया था, तब प्रिंस यी ने इंसानों की फौज का नेतृत्व किया था। उन्होंने खुद की कुर्बानी देकर उस खौफनाक टावर को सील कर दिया था। इसके बाद ज्यादातर शैतान धरती छोड़कर भाग गए, लेकिन कुछ शैतान इंसानी रूप में यहीं छुप गए और उन्होंने आम इंसानों से शादियां कर लीं। अब वे शैतान हुबई की तलाश में हैं, क्योंकि प्रिंस यी का खून होने के नाते सिर्फ हुबई ही उस टावर को खोलकर उन शैतानों को हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। उधर पोस्ट 749 पर ऑफिसर हान गुस्से से बौखलाया हुआ था, क्योंकि उसकी टीम के हाथों से प्रोफेसर यांग निकल चुका था। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती है। शर्ली न सिर्फ होश में आ चुकी थी, बल्कि उसकी याददाश्त भी वापस आ गई थी। वह हुबई के साथ अपने पिता को ढूंढना चाहती थी। हान तुरंत लाइब्रेरी पहुंचता है और हुबई को साथ चलने के लिए मनाता है। मौत के उस पुराने मंजर को याद करके हुबई साफ मना कर देता है, पर जैसे ही उसे शर्ली के जिंदा होने का पता चलता है, वह तुरंत तैयार हो जाता है, क्योंकि यांग पिंग की याद उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। मिस्टर वांग उसे चेतावनी देते हैं कि शैतान उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा चुके हैं, लेकिन हुबई को सच जानना था कि यांग पिंग दोबारा जिंदा कैसे हुई। इसके अलावा उन खूंखार मॉन्स्टर्स ने अब प्रिंस की कब्र पर भी हमला कर दिया था, इसलिए इस मुसीबत को जड़ से काटना बहुत जरूरी हो गया था। हुबई अपने जिगरी दोस्त वांग कैक्सुआन को साथ लेता है और लाइब्रेरी से निकल पड़ता है। उत्तरी चीन पहुंचने पर वे उस टीम से मिलते हैं जो प्रोफेसर को ढूंढने जा रही थी। इस टीम में चेन डोंग, काओ वेईवेई नाम की एक लड़की, हथियारों से लैस सैनिक और खुद शर्ली मौजूद थी। यांग पिंग की शक्ल वाली शर्ली को देखकर हुबई अपने आंसू नहीं रोक पाता, लेकिन शर्ली उसके जज्बातों की कद्र नहीं करती। वह बहुत रूखेपन से बात करती है और कहती है कि उसे यांग पिंग नहीं, सिर्फ शर्ली कहा जाए। यह पूरी टीम ऊंटों पर सवार होकर उस खौफनाक रेगिस्तान में आगे बढ़ती है। कुछ दिन तो सफर शांति से कटता है, लेकिन फिर अचानक आसमान काला हो जाता है और एक भयानक रेतीला तूफान उन पर टूट पड़ता है। वे पागलों की तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन इस अफरा तफरी में वे एक बात नोटिस नहीं करते। वह तूफान उनके पीछे इसलिए रुक गया था क्योंकि उन्होंने एक अदृश्य फोर्स शील्ड पार कर ली थी और अब वे ऑयल सिटी के खौफनाक खंडहरों में आ चुके थे। तूफान से बचकर जब वे ऊंटों से उतरते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। इस भगदड़ में वे अपने कई साथियों को खो चुके थे और वांग कैक्सुआन भी गायब था। इस बीच हुबई को होश आता है और वह खुद को उस बंद ताबूत के अंदर पाता है। वह घबराकर बाहर निकलने के लिए छटपटाता है, पर तभी एक जादुई चमत्कार होता है। उसके शरीर के सारे गहरे घाव बहुत ही तेज रफ्तार से अपने आप भरने लगते हैं। तभी वहां मिस्टर वांग की आत्मा आती है और बताती है कि यह कोई आम ताबूत नहीं, प्रिंस को दोबारा जिंदा करने के लिए बनाया गया था। अगले ही पल हुबई खुद को एक गहरे अंधेरे में गिरता हुआ महसूस करता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह सीधा उस खौफनाक शैतानी टावर के सामने खड़ा था। वहां उसे यांग पिंग का वो खौफनाक सच पता चलता है। उस विशाल मॉन्स्टर ने यांग पिंग को पानी से निकालकर सीधा उस टावर की शैतानी आग में झोंक दिया था। उस आग ने यांग पिंग के शरीर को शैतानों की रानी के लायक बना दिया था। अब शर्ली के रूप में वही शैतानी रानी
सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही थी और उन्हें शहर तबाह करने के आदेश दे रही थी। मॉन्स्टर के जाने के बाद हु बई टावर के करीब जाता है और रानी की आत्मा से यांग पिंग को आजाद करने की मिन्नतें करता है। पर रानी खौफनाक हंसी हंसते हुए कहती है कि यांग पिंग ही उसकी असली वारिस थी, इसलिए टावर का दरवाजा सिर्फ वही खोल सकती थी। वह यांग पिंग का शरीर छोड़ने से साफ मना कर देती है और हु बई को ताना मारती है, अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मेरे साथ साथ तुम्हारी यांग पिंग भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हु बई कसम खाता है कि वह यांग पिंग को बचाने का कोई रास्ता जरूर खोज निकालेगा। रानी को यह मौत का खेल मजेदार लगता है और वह हु बई को वापस शहर के खंडहरों में फेंक देती है। शहर में वापस आते ही हु बई देखता है कि एक खूंखार मॉन्स्टर उस बस को फाड़ रहा था जिसमें उसके दोस्त छुपे थे। हु बई तुरंत अपनी गन निकालता है और मॉन्स्टर को मार गिराकर अपने दोस्तों को आजाद करा लेता है। मॉन्स्टर्स अब हर तरफ से हु बई की तरफ बढ़ रहे थे, पर शर्ली को टावर का दरवाजा खुलवाने के लिए हु बई का जिंदा रहना जरूरी था, इसलिए वह खुद उसे बचाने कूद पड़ती है। वह अपनी रहस्यमयी शक्तियों से एक भारी कार हवा में उठाती है और उन मॉन्स्टर्स पर दे मारती है, जिससे घबराकर वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब हालात बेकाबू हो चुके थे। मॉन्स्टर्स चारों तरफ से उन पर टूट पड़ने वाले थे। चेन डोंग किसी मॉन्स्टर का खाना बनने के बजाय सम्मान की मौत चुनता है और अपनी गन अपनी ही कनपटी पर रख लेता है। इसी सबसे दर्दनाक मोड़ पर हु बई शर्ली की आंखों में झांकता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी मासूम यांग पिंग अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और अब वह कभी लौट कर नहीं आएगी। आंसुओं और भारी मन के साथ हु बई अपनी गन तानता है और शर्ली के सीने में एक के बाद एक 3 गोलियां उतार देता है। गोलियां लगते ही एक भयानक जादू टूटता है। शहर के सारे मॉन्स्टर्स पल भर में धुएं की तरह हवा में गायब हो जाते हैं और वह खौफनाक शैतानी टावर एक जोरदार धमाके के साथ पूरी तरह ढहकर राख हो जाता है। जादू टूटते ही उसका शरीर वापस यांग पिंग के रूप में बदल जाता है। अपनी यांग पिंग को इस हालत में देखकर हु बई फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन तभी चमत्कार होता है। यांग पिंग की सांसें लौट आती हैं और वह मुस्कुराते हुए कहती है कि वह आखिरी बार उसे देखकर बहुत खुश है। हु बई तुरंत उसे अपनी गोदी में उठाता है और उसे पूरी तरह ठीक करने की उम्मीद में वापस प्रिंस के उस जादुई ताबूत के पास ले जाता है। वह उसके साथ उस ताबूत के अंदर लेट जाता है। जैसे ही हु बई अपना माथा उसके माथे से मिलाता है, उसे यांग पिंग की पुरानी यादों का एक जादुई विजन नजर आता है। उसे पता चलता है कि यांग पिंग के पास बचपन से ही कुछ जादुई शक्तियां थीं, जैसे मरे हुए जीवों में जान डालना, लेकिन उसकी माँ ने उसे इन शक्तियों को दुनिया से छुपाने को कहा था। यांग पिंग को सच्चाई का एहसास तब हुआ जब उसने अपनी ही माँ को उस खौफनाक नीली आग में जलते हुए देखा। असल में उसकी माँ इंसानी रूप लेने वाले उन्हीं शैतानों के वंश से थी, जिन्होंने एक आम इंसान से शादी करके दुनिया में पनाह ली थी। यही सबसे बड़ी वजह थी कि प्रोफेसर यांग अपनी पूरी जिंदगी उस टावर को खोजने में लगा रहा, ताकि वह अपनी बेटी को इस शैतानी किस्मत से बचा सके। उस खौफनाक गुफा की गहरी खाई में गिरने के बाद भी वे सब मरे नहीं थे, बल्कि यांग पिंग ने ही अपनी जादुई शक्तियों से उन सबको दोबारा जिंदा किया था। इस जादुई विजन के टूटने से ठीक पहले यांग पिंग हु बई से अपने प्यार का इजहार करती है और एक आखिरी वादा मांगती है कि वह उसके पिता को ढूंढना कभी नहीं छोड़ेगा। हु बई रोते हुए उसकी इस आखिरी इच्छा का सम्मान करता है। इसके बाद वह अपनी बची हुई टीम के साथ ऊंटों पर सवार होता है और उस शापित रेगिस्तान से बाहर निकल जाता है, अपने एक नए मिशन की तरफ बढ़ने के लिए। और दूर एक ऊंची पहाड़ी से एक खूंखार और विशाल मॉन्स्टर खामोशी से उन सबको जाते हुए देख रहा होता है। इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।